प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की साइंस का। और आज हम सभी स्टडी करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। जब हम बात गुरुत्वाकर्षण की करते हैं तो एक शब्द ध्यान में आता है, गुरुत्वाकर्षण। इसका जब हम संधि विच्छेद कर दें अगर, तो हो जाएगा गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व शब्द गुरु शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, अर्थात ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के बीच आपस में आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल में जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, वह वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यही गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्व शब्द वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, वह वस्तु अपने से कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। सर आइजैक न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, जिसको न्यूटन ने 1686 ईस्वी में दिया था, और इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार पुनः सुनेंगे। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, वह प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। इस कारण से इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। और इस नियम को न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में दिया था, और 1686 ईस्वी में वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने जो नियम दिया, उसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मित्रों, इस नियम में दो चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1, द्रव्यमान, पिंडों का द्रव्यमान, और दूसरा उनके बीच की दूरी। दो बिंदुओं पर फोकस किया गया है, पिंडों का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। अगर दो पिंड ये हैं, मान लिया गया दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं, तो इन पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, वो इनके केंद्र पर लगेगा, और आकर्षण बल इनके केंद्र पर लगेगा, और केंद्र से इनकी दूरी अगर r है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर होगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात r का स्क्वायर। आइए इस नियम का निगमन कर लेते हैं। नियम का निगमन करना बड़ा आवश्यक है। सूत्र के साथ जो हमने सूत्र बताया आपको, जब भी आपको मैंने परिभाषा दी है, इस पर आधारित एक सूत्र होगा, और उस सूत्र का निगमन इसी परिभाषा के साथ किया जाता है। तो आइए हम लोग इसका निगमन। मान लीजिए दो पिंड हैं
माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं, एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर स्थित हैं। कुछ लोग पुस्तकों में कैपिटल R लिखते हैं, कुछ लोग इसे स्मॉल r भी लिखते हैं, तो इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं। बालाजी की पुस्तक में स्मॉल r दिया गया है, अरिहंत की पुस्तक में कैपिटल R दिया गया है, नूतन की पुस्तक में स्मॉल d दिया गया है, तो उसको कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार संकेतों का प्रयोग करेंगे। तो स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार अब क्या नियम है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये फर्स्ट लॉ हो गया। इसी में दूसरा कहते हैं कि F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम इसको दूसरा समीकरण मान लें, यहाँ लिख दें समीकरण 1 व 2 से, तो हमको मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r²। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लेकिन प्रोपोर्शनल शब्द से गणनाएं नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम लोग प्रोपोर्शनल शब्द को हटाते हैं और लिखते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r²। ये समीकरण नंबर 3 हमको प्राप्त होता है, और यहाँ पर G, जहाँ G एक नियतांक है, जहाँ पर G एक नियतांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसको हम लाइन कर देंगे। अंग्रेजी में इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r², ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चूंकि इसमें G सभी स्थानों पर एक समान होता है, इसका मान कभी परिवर्तनीय नहीं होता, इसलिए इस नियम को न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में कैपिटल G के आंशिक मान की गणना भी की गई है। कैपिटल G के आंशिक मान की गणना हेनरिक कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने की। आइए उसकी भी गणना कर लेते हैं, परंतु गणना से पूर्व मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, जरा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। G का आंशिक मान, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G का आंशिक मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसकी गणना
हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने एक सुग्राही तुला की सहायता से किया। सुग्राही तुला क्या होता है? जो अधिक दक्ष हो और जिससे बहुत शुद्धतापूर्वक मापन किया जा सके, उसको सुग्राही तुला कहते हैं। तो इस प्रकार कैपिटल जी का आंकिक मान 6.67 गुणे 10 घाते -11 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है और यह पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान होता है। इसका गणना हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैपिटल जी की परिभाषा क्या होगी, इसको भी जरा देख लेते हैं। कैपिटल जी की परिभाषा दोस्तों, हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़ा कि F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। इस सूत्र की सहायता से अगर हम g की गणना करें तो g बराबर हो जाएगा, या g इक्वल हो जाएगा F इंटू r स्क्वायर अपान m1 m2। अब इस सूत्र की सहायता से हम g को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि दोनों पिंड जिनका द्रव्यमान m1 m2 है ये 1 किलोग्राम के हों, यानी m1 इक्वल m2 इक्वल 1 kg, और इनके बीच की जो दूरी है ये भी 1 मीटर ली जाए, 1 मीटर इनके बीच की दूरी रखी जाए, तो जब यह वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा g इज इक्वल टू f। क्या प्राप्त होगा? g इज इक्वल टू f, बिकॉज यहाँ पर 1 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ हम 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू नेगेशिएबल हो जाएगी, वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, शून्य नहीं होगी, सॉरी। देखिए r का स्क्वायर अपान m1 गुणे m2, 1 इंटू 1 अपान 1 इंटू 1, ये 1/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस प्रकार से g इज इक्वल टू हो जाएगा f। g बराबर f हो गया। इससे हमें पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे, एकांक मतलब एक निश्चित दूरी अर्थात 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम के दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। परिभाषा क्या देंगे? कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नोट कर लीजिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे, एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहा जा सकता है, और यही इस परिभाषा के अनुसार प्राप्त होता है। जी का मात्रक, हमको कैपिटल जी का मात्रक निकालना रहता है। जी का मात्रक निकालने के लिए भी हमें वही फार्मूला अप्लाई करना होगा। कैपिटल जी बराबर F गुणे r स्क्वायर अपान
m1 इंटू m2। देखिए, इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल G का मात्रक बराबर F का मात्रक अर्थात न्यूटन गुणे R का मात्रक अर्थात मीटर। तो R गुणे R है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपान m1 गुणे m2 अर्थात क्या हो जाएगा, किलोग्राम गुणे किलोग्राम, किलोग्राम गुणे किलोग्राम। इस प्रकार से हम अगर इसको निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा न्यूटन को n से लिख दिया हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये बटे करेंगे हम, बटे किलोग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर लिख दें हम G का मात्रक हमको निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि G का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से G का मात्रक हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यह MKS प्रणाली और SI प्रणाली में मात्रक है। CGS प्रणाली में अगर हम इसको CGS प्रणाली में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है, क्या होता है बल का मात्रक CGS प्रणाली में, किसी को ध्यान में है? बल का मात्रक होता है डाइन, और मीटर की जगह पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम के जगह पर हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये CGS प्रणाली में मात्रक हो गया, और MKS प्रणाली में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। हमने वहाँ से निकाल लिया, आपने देख लिया कैसे निकाला गया है। इसको हम MKS प्रणाली भी लिख सकते हैं और SI प्रणाली भी लिख सकते हैं। MKS प्रणाली या SI प्रणाली में मात्रक ये होगा और CGS प्रणाली में मात्रक ये होगा। MKS प्रणाली, CGS प्रणाली, FPS प्रणाली और कौन सी प्रणाली है, मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं, MKS, CGS, FPS और SI। इन चारों प्रणालियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, कैपिटल G का आंकिक मान और कैपिटल G का मात्रक इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम लोग अगले वीडियो में स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, स्मॉल g के मान में परिवर्तन तथा G से संबंधित गुरुत्वीय त्वरण क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, इसके बारे में हम सभी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना आप सभी याद करें, और आगे हम लोग इसके आगे की स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।